पुतिन की योजना यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना के लिए जितना हो सके उतना तोप का चारा जुटाकर यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों में झोंकने पर है। यही रूसी तरीका है। लेकिन पुतिन की योजना मुश्किल में। रूस पूरी तरह से सेना के पतन के कगार पर है। आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ा सैनिक पलायन हो रहा है क्योंकि 50,000 लोग भाग रहे हैं। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि रूसी भाग रहे हैं, बल्कि वे युद्ध में जाने के बजाय सीधे जेल जाना पसंद करेंगे क्योंकि वे बड़ी संख्या में सेना छोड़ रहे हैं ताकि पुतिन को दिखा सके कि उनका युद्ध ही वो आखिरी चीज है जो वे चाहते हैं। रूसी सैनिकों के पलायन के आंकड़े हैरान करते हैं। सितंबर 2025 में नोवाया गजेता ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि पुतिन के आक्रमण के बाद 50,000 से ज्यादा रूसी सैनिक सेना छोड़ चुके हैं। तब यह संख्या रूस द्वारा यूक्रेन भेजे गए कुल सैनिकों का करीब 10% थी। उन सैनिकों में से 16,000 को पकड़ा गया था और उनके अपराध के लिए जेल में डाल दिया गया था। लेकिन 50,000 भगोड़ों की संख्या तो बस आने वाले समय की एक झलक थी। उसी महीने यूनाइटेड 24 मीडिया ने अलग आंकड़ा बताया। मीडिया ने कहा कि भगोड़ों की संख्या 50,000 से ज्यादा थी। सिर्फ 2025 में ही रूस के लगभग 70,000 सैनिकों के अपनी पोस्ट छोड़ने और या तो ड्रोन से भरे यूक्रेन के जंगलों में या फिर रूसी गुलागों में अपनी किस्मत आजमाने की उम्मीद थी। रूस की 30वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड पर हुए अध्ययन में एक दिलचस्प विभाजन सामने आया। जो लोग भागे उनमें से 73.6% कॉन्ट्रैक्ट सैनिक थे, जबकि 22.1% वे कैदी थे जिन्हें क्रेमलिन ने जेल से निकालकर मोर्चे पर भेजा था। दूसरे शब्दों में, कैदी यूक्रेन में रहने के बजाय वही लौटने का जोखिम उठा रहे थे जहां से वे आए थे। जहां तक अनुबंधित सैनिकों की बात है, रूस द्वारा दिए जा रहे भारी भरकम भुगतान भी उन्हें यूक्रेन द्वारा रूस के लिए बनाए गए नरक में रुकने के लिए राजी नहीं कर सके। यही रूस के लिए हालात गंभीर हो जाते हैं। अब तक हमने सिर्फ उन रूसी सैनिकों की बात की है जो भर्ती होने के बाद सक्रिय रूप से भाग गए हैं। जब हम उन रूसियों को भी शामिल करते हैं जो वहां से निकल भागे या निकलने की कोशिश की, तो आंकड़े और चौंकाने वाले हो जाते हैं। कीव पोस्ट के साथ एक साक्षात्कार में रूसी कार्यकर्ता और भगोड़े डैनियल चेबिकिन ने उस बड़ी समस्या को समझाया जिसका सामना पुतिन को अपने देश में और युद्ध के मैदान पर करना पड़ रहा है। भगोड़ों की संख्या तय करना मुश्किल है, लेकिन अनुमान 3 लाख से 8 लाख के बीच है। कुछ व्यक्तियों ने पकड़े जाने और सैन्य सेवा में वापस भेजे जाने के बाद 1 से अधिक बार फरारी की है, जिससे आंकड़े और जटिल हो जाते हैं। चेबिकिन बताते हैं, रूसी भगोड़ों को फिर से मोर्चे पर भेजे जाने वाली उस छोटी सी जानकारी को ध्यान में रखें। हम अभी थोड़ी देर में फिर से इस पर लौटेंगे। चुबिकिन कहते हैं, ज्यादातर भगोड़े 2 श्रेणियों में होते हैं। कुछ अनुबंधित सैनिक और स्वयंसेवक क्रेमलिन के यूक्रेन संबंधी प्रचार पर विश्वास कर वहां पहुंचे, लेकिन वहां जाकर उनका विचार बदल गया। अन्य लोग जबरन भर्ती युवा सैनिक हैं जिन्हें रूस के गुप्त लामबंदी सिस्टम के तहत यूक्रेन भेजा गया, जबकि उन्हें वहां नहीं होना चाहिए था। रूसी भर्ती के लिए जो वित्तीय प्रोत्साहन पहले बहुत प्रभावशाली थे, वे अब उतने शक्तिशाली नहीं रह गए हैं। रूस में कई वर्षों की तेज महंगाई के कारण बड़े साइनिंग बोनस की कीमत अब काफी घट गई है। अब रूसी के पास पुतिन के लिए लड़ने का कारण नहीं है और उस लड़ाई से बाहर निकलने के लिए, जिसे वे नहीं चाहते, अब कई लोग मोर्चे पर भेजे जाने के बजाय जेल की सजा स्वीकार कर रहे हैं। चुबिकिन वर्तमान हालात और प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस में सैनिकों के पलायन की स्थिति में समानताएं बताते हैं। मेरे अनुसार इसका सबसे करीबी ऐतिहासिक उदाहरण प्रथम विश्व युद्ध है। जैसे जैसे वह संघर्ष लंबा खिंचता गया, रूसी सैनिकों की बढ़ती संख्या ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे ऐसे लक्ष्यों के लिए मर रहे थे जिनका उनके अपने हितों से बहुत कम लेना देना था। पूरी की पूरी टुकड़ियां पलायन कर गईं। आखिरकार सैन्य ढांचा खुद ही टूटने लगा और सेना के टूटने ने 1917 की क्रांतिकारी घटनाओं में योगदान दिया। चुबिकिन ने कीव पोस्ट को बताया। मार्क्स मेमोरियल लाइब्रेरी इस दावे का समर्थन करती है और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस के जुलाई आक्रमण को बेहद विनाशकारी मानती है। लाइब्रेरी शायद ब्रुसिलोव आक्रमण का जिक्र कर रही है, जो 4 जून से 10 अगस्त 1916 तक चला था। रूस ने उन 3 महीनों के दौरान मौत, चोट या बंदी बनाए जाने के कारण 5 लाख से 10 लाख लोगों को खो दिया, जिससे मनोबल में भारी गिरावट आई
और रूसी सैनिकों ने या तो मोर्चे पर जाने से इनकार कर दिया या अपनी इकाइयों को पूरी तरह छोड़ दिया। ये अभी यूक्रेन में जो हो रहा है उससे अजीब तरह से मिलता जुलता लगता है। संख्या शायद पहले विश्व युद्ध के इस हमले में ज्यादा थी, बाकी सब कुछ लगभग वैसा ही है। रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है और पुतिन के आक्रमण के बाद से 1.37 मिलियन से अधिक सैनिक हताहत हुए हैं। ये संख्या बढ़ रही है। अगर रूस आज भी प्रथम विश्व युद्ध की तरह मध्य यूरोप की सेनाओं से लड़ता तो संख्या और ज्यादा होती। यूक्रेन युद्ध का पैमाना छोटा हो सकता है, लेकिन समानताएं हैं। रूस के हमले विफल हो रहे हैं, मनोबल टूट चुका है। जैसे 1916 में सैनिक पलायन कर रहे थे और लड़ने से इनकार कर रहे थे, वैसे ही आज दसियों हजार रूसी सैनिक बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों ने बचने का अनोखा तरीका ढूंढा है। वे यूक्रेन के ड्रोन से भरे नरक को छोड़कर दुनिया की सबसे क्रूर जेलों में सजा काटना चुन रहे हैं। 20 मई की मीडिया जोना रिपोर्ट के अनुसार रूस में कई लोग पुतिन के युद्ध में लड़ने की बजाय जेल की सजा काटना चुन रहे हैं। यह इन संभावित सैनिकों के पास उस दमनकारी रूसी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का एकमात्र तरीका है, जिसे मानो उन्हें मोर्चे पर मरने के लिए मजबूर करने के लिए ही बनाया गया हो। क्रेमलिन द्वारा भर्ती सैनिक के पास सेना छोड़ने के 3 ही तरीके हैं: मौत या ऐसी गंभीर बीमारी जिससे लड़ना संभव न हो, 65 साल की उम्र पूरी करना, और तीसरा जेल की सजा। पहला और दूसरा या तो शायद ही कभी लागू होते हैं या व्यवहार में उनका पालन करना असंभव है। रूस कम से कम सितंबर 2025 से टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस और HIV जैसी बीमारियों से पीड़ित सैनिकों की टुकड़ियां यूक्रेन भेज रहा है। तो यह देखना मुश्किल है कि किसी भी तरह की प्रमाणित बीमारी रूसी सेना से कानूनी रूप से बाहर निकलने का रास्ता कैसे दे सकती है। जो सेना छोड़ना चाहते हैं वे तीसरा विकल्प चुनते हैं। वे वहां पहुंचने का अनोखा तरीका अपना रहे हैं। मीडिया जोना की रिपोर्ट के अनुसार रूस में वकीलों का एक अनौपचारिक समूह बन गया है। ये वकील, जो अक्सर पूर्व सैन्य अभियोजक या जांचकर्ता होते हैं, अब सेना छोड़ना चाहने वाले रूसी सैनिकों के बचाव वकील है। ये वकील सैनिकों को जेल से बाहर रखने की कोशिश नहीं करते। बचाव पक्ष के वकीलों को आमतौर पर उन्हीं सैनिकों से अनुरोध मिलते हैं जो खुद पर भगोड़ा या बिना अनुमति अनुपस्थित रहने का आरोप लगवाना चाहते हैं। क्यों? सैनिक जानते हैं कि जेल में होने से रूस उन्हें दोबारा लड़ाई के लिए नहीं बुला सकेगा। एक वकील ने गुमनाम रहते हुए मीडिया जोना को बताया कि यह सिर्फ मुकदमे में जाने पर सैनिकों का बचाव करने का मामला नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है कि भागने वाला जेल पहुंचे, उसे मोर्चे पर न भेजा जाए। एक भगोड़ा हमारे पास आता है, हम उसका नाम दर्ज करते हैं और फिर हम उस समझदार जांचकर्ता के पास जाते हैं जिसे हम जानते हैं कि उसे केस चाहिए। भूगोल बड़ा है, अपराध की जांच वही होती है जहां वो खत्म होता है। इसलिए कोई लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक से सखालिन द्वीप भाग सकता है और वहां का जांचकर्ता ही जांच करता है। हम ऐसे जांच विभाग ढूंढते हैं जिन्हें अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए मामले चाहिए, जैसे स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस, जहां अपराध नहीं होते, वकील बताते हैं। उपयुक्त जांच विभाग मिलने के बाद विभाग केवल कोटा पूरी करने के लिए अपील करने लगता है। वकील मुकदमा पहचाने गए स्थान पर चलाने की मांग करेंगे और विभाग सैनिक को मोर्चे से हटाने का प्रयास करेगा ताकि उनके आपराधिक सजा के आंकड़े बढ़ें। ये रूस में खेला जाने वाला अजीब भगोड़ा नृत्य है जो कभी कभी सफल होता है। इसकी सफलता किसी व्यक्तिगत रुचि वाले जांचकर्ता पर निर्भर करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जांचकर्ता सैनिक को जानता है, बल्कि वह खुद को फायदा पहुंचाना चाहता है। अच्छे केस क्लोजर से वेतन वृद्धि या प्रमोशन मिलता है। यहाँ भ्रष्टाचार का अनोखा रूप है, जहाँ भगोड़ा और अभियोजक दोनों अपने मकसद पूरे करते हैं। डिफेंस वकील दोषी ठहराए जाने चाहने वाले सैनिक ढूंढ रहे हैं और अभियोजक अपने नंबर बढ़ाने के लिए ऐसे मामले ले रहे हैं। हमें नहीं पता कि क्रेमलिन को इस रणनीति के बारे में कितना पता है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि रूसी सेना आमतौर पर भगोड़ों को फिर से मोर्चे पर भेजने की कोशिश करती है। इसी वजह से ये अनोखा तरीका अपनाना जरूरी हो गया है। जब इस रणनीति का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो भगोड़ों के खिलाफ आपराधिक मामले आपकी अपेक्षा से कहीं कम होते हैं। कुछ मामलों में तो केस कभी खोला ही नहीं जाता, सैनिक को बस पकड़कर उसकी यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। मुकदमा चलने पर लोगों को अक्सर निलंबित सजा मिलती है और वे सीधे मोर्चे पर भेज दिए जाते हैं।
बचाव पक्ष के वकीलों और अभियोजकों के अजीब सहयोग के बावजूद सिर्फ 20% मामलों में ही सैनिक को जेल होती है। द इनसाइडर ने नवंबर 2025 में खुलासा किया था कि रूस ने 18,000 सैनिकों को सजा दी, जबकि असल में भागने वालों की संख्या इससे अधिक थी। वकील सफल हो तो सजा 5 से 15 साल हो सकती है, लेकिन यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। जो हम यहाँ देख रहे हैं वो ये है कि रूसी सैनिक एक तरह की क्रूरता को दूसरी तरह की क्रूरता से बदल रहे हैं। इससे पहले कि हम समझाएं, याद दिला दें कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं, सिर्फ सुर्खियां नहीं। अगर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि रूस के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है, इस पर आप सबसे आगे रहें तो सब्सक्राइब करें। रूसी जेलें अपराधियों के लिए सुविधाजनक नहीं होती। पुनर्वास कार्यक्रम बहुत कम है और जेलों में बंद लोगों के साथ ऐसी बर्बरता शायद ही किसी अन्य आधुनिक देश में हो। जेल गार्डों की यातना और दुर्व्यवहार आम है। रूस की जेलों की हालत पर यूक्रेन युद्ध से पहले भी घोटाले सामने आते रहे, जबकि पुतिन इसे दुनिया की सबसे अच्छी जेल प्रणाली बताते हैं। और पुतिन इस बात को गंभीरता से लेते हैं। वो चाहते हैं कि रूस की जेलें डरावनी जगहें बनी रहें और उन्होंने उन सुधारों का सक्रिय रूप से विरोध किया है जो उन्हें आधुनिक मानकों तक ला सकते थे। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी अध्ययन केंद्र ने बताया कि रूस की ज्यादातर जेलें 1970 से पहले बनी थी, जिनमें कुछ ज़ारों के समय की भी हैं। भीड़-भाड़ एक बड़ी समस्या है और इतनी पुरानी जेल व्यवस्था के साथ स्वाभाविक रूप से जो सफाई की कमी आती है वह भी एक गंभीर मुद्दा है। अगर किसी कैदी को यातना नहीं दी जा रही है तो वो रूस की जेलों में फैली बीमारियों का शिकार होने के खतरे में रहता है। खास तौर पर एड्स एक बड़ी समस्या है। केंद्र ने बताया है कि रूस की जेलों में होने वाली कुल मौतों में से लगभग 1/3 सिर्फ इसी बीमारी के कारण होती है। हम यहाँ जो बात कह रहे हैं वो सीधी है। यूक्रेन में हालात इतने क्रूर है कि रूसी सैनिक खुद इन भयानक जेलों को चुन रहे हैं, बजाय इसके कि उन्हें मोर्चे पर भेजा जाए। क्यों? इन पुरानी जेलों में भी रूसी सैनिक को यूक्रेन से बेहतर जीने का मौका है। हमने पहले भी इसका संकेत दिया था जब हमने प्रथम विश्व युद्ध की तुलना करते हुए बताया था कि अब तक पुतिन के युद्ध में 13.7 लाख से अधिक रूसी हताहत हुए हैं। रूस द्वारा 2026 की वसंत और गर्मी में आक्रामक कार्रवाई शुरू करने के बाद ये आंकड़े और तेजी से बढ़े हैं। उस आक्रमण के पहले हिस्से ने रूस की सेना को अपंग कर दिया। रूस ने आक्रामक कार्रवाई के पहले 3 दिनों में 5,000 से ज्यादा सैनिक गंवाए। ये एक ऐसी प्रवृत्ति की शुरुआत थी जो पूरे वसंत ऋतु में जारी रही। मार्च और अप्रैल दोनों में रूस ने लड़खड़ाते वसंत आक्रमण में 35,000 से अधिक सैनिक खो दिए। मई थोड़ा बेहतर रहा क्योंकि रूस ने लगभग 30,000 सैनिक खो दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को खुले पत्र में बताया। इन आंकड़ों को देखते हुए क्या आश्चर्य है कि कई रूसी सैनिक भाग रहे हैं और जेल जाना चाहते हैं। लेकिन हालात इससे भी ज्यादा खराब है। रूस को सिर्फ भारी संख्या में हताहत ही नहीं झेलने पड़ रहे हैं। रूस हर यूक्रेनी सैनिक पर करीब 5 सैनिक खो रहा है। ये काफी बुरा है। असल में जो रूसी सैनिक युद्ध में मारे जा रहे हैं उनकी संख्या ने उन रूसी सैनिकों को और भी ज्यादा डरा दिया है जो भागना चाहते हैं। अपने खुले पत्र में ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया कि रूस के युद्ध क्षेत्र में हुए नुकसानों में से 63% सैनिक मारे गए हैं, जबकि बाकी 37% घायल हुए हैं। मारे गए और घायल सैनिकों का अनुपात असामान्य है, जो आधुनिक सेना से विपरीत है। ये रूस के सैनिकों को भी संदेश देता है, यूक्रेन में आपकी मौत होने की संभावना लगभग दोगुनी है, बजाय इसके कि आप किसी ऐसी चोट के साथ देश से बाहर निकले जो आपकी सैन्य सेवा को समाप्त कर दे। क्या आपको वे 3 तरीके याद हैं जिनसे रूसी सेना से बाहर निकला जा सकता है, जिनका हमने पहले जिक्र किया था? एक था प्रामाणिक बीमारी, और कुछ चोटें इतनी गंभीर थी कि रूस भी ऐसे घायल सैनिकों को मोर्चे पर नहीं भेजेगा। लेकिन जब यूक्रेन में रूसी सैनिकों के बीच मारे गए और घायल होने का अनुपात मारे जाने वालों के पक्ष में हो जाता है, तो एक भगोड़ा बनने की चाह रखने वाला सैनिक ये भी नहीं मान सकता कि चोट लगने से वो घर लौट पाएगा। उनके मारे जाने की संभावना ज्यादा है। अब रूस सैनिकों पर अनिश्चितकालीन अनुबंध जबरन लागू कर रहा है, जिससे भागने के रास्ते और कम हो गए हैं। तो सैनिक तीसरा विकल्प चुनते हैं, कम से कम रूसी जेल में
चाहे वह कितनी भी क्रूर हो, जीवित रहने की संभावना रहती है। हो सकता है आपको यातना दी जाए और लाइलाज बीमारी हो जाए, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नतीजा यह नहीं है कि आप मर गए। गुलागों में किस्मत आजमाना जानलेवा इलाकों में जाने से बेहतर है। यही नतीजा हजारों रूसी सैनिकों ने निकाला है जो भ्रष्ट बचाव वकीलों से बात कर रहे हैं, और वे दसियों हजार जो पहले ही भाग चुके हैं। रूस को भगोड़ेपन की दिक्कत है, यही से मोर्चे के हालात बदलने लगते हैं। रूस के लिए सैनिक पलायन हताशा पैदा करता है। कैदी सैनिक अब लड़ नहीं सकते, और जब भर्ती की हालत बहुत खराब है तो यह एक बड़ी समस्या है। रूस लोगों की भर्ती के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, सैनिकों को पहले से ज्यादा वेतन भी दे रहा है। ये बात अप्रैल में यूनाइटेड 24 मीडिया की एक रिपोर्ट में सामने आई थी, जिसमें रूस की भर्ती की समस्या को उजागर किया गया था। 2026 की शुरुआत में रूस रोज करीब 800 सैनिक भर्ती कर रहा था, जबकि 2025 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 1000 से 1200 था। रूस का दावा है कि वह हर महीने करीब 30,000 सैनिक भर्ती कर रहा है, लेकिन यूक्रेन में हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही है। रूस में आंकड़े बढ़ाने और महंगाई की समस्या दूर करने के लिए साइन ऑन बोनस बढ़ाए गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा है। स्वयंसेवक अब नियमित रूप से नामांकन नहीं कर रहे, जिससे रूस की सेना में भगोड़ेपन की समस्या बढ़ रही है। अगर नकद रकम नाकाम रही तो रूस को सेना में भर्ती के अन्य तरीके ढूंढने होंगे। तरीके अब और ज्यादा हताशा भरे हैं। जेम्सटाउन फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में नुकसान की भरपाई के लिए लामबंदी बढ़ा रहा है। हम इसे सबसे ज्यादा लुहांस्क और डोनेट्स्क में देख रहे हैं, जहां जिन छात्रों को पहले लामबंदी में छूट मिली थी, उनकी वह छूट अब रद्द की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में सैन्य पंजीकरण अनिवार्य है और यूक्रेनियनों को रूसी सेना में जबरन भर्ती के लिए छापेमारी व सजा दी जा रही है। ये तो बहुत अच्छा प्लान लगता है पुतिन। जबरन उन यूक्रेनियनों को भर्ती करो जो तुमसे नफरत करते हैं। इसमें बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि यह रणनीति रूसी सेना के भीतर अराजकता पैदा करेगी। पुतिन का फोकस रूसी विश्वविद्यालयों से ज्यादा छात्रों की भर्ती पर है। एबीसी न्यूज के अनुसार रूस के कई शैक्षणिक संस्थानों में अब गुप्त भर्ती कोटा है और शैक्षणिक व सैन्य अधिकारी छात्रों को सेना में जबरन भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी गुप्त रिकॉर्डिंग सामने आई है। कुछ मामलों में ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय यहां तक कि गारंटीड डिप्लोमा को भी लालच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़ने के लिए भर्ती हो जाओ और जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारा डिप्लोमा तुम्हारे लिए तैयार मिलेगा। अगर तुम वापस आओ ज्यादा सही रहेगा। क्रेमलिन के पास जाहिर तौर पर पुरुष छात्रों का 2% कोटा है जिन्हें भर्ती किया जाना है, और जो लोग नामांकन करते हैं उनकी ट्यूशन फीस माफ कर दी जाती है और उनके रिकॉर्ड से खराब ग्रेड हटा दिए जाते हैं। अगर छात्र केंद्रित रणनीति न चले तो रूस के पास भगोड़े रोकने के और भी हताश तरीके हैं। अप्रैल में रेडियो फ्री यूरोप रेडियो लिबर्टी ने खुलासा किया कि रूस ने नशे में धुत पुरुषों को सड़कों से उठाकर उन्हें सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया है, जब वे सहमति देने की स्थिति में नहीं होते। रूस में अब वोदका के साथ एक रात बिताने का मतलब ये हो सकता है कि आप अगली सुबह भर्ती कार्यालय में भयानक सिरदर्द के साथ जागे और आपके हस्ताक्षर उस अनुबंध पर हों जिसे आपको याद भी नहीं कि आपने कब साइन किया। अगर यह तरीका ना चले तो क्रेमलिन दूर दराज इलाकों से भी लोगों को युद्ध के लिए भेज सकता है। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी खुफिया के मुताबिक रूस सेना में कम से कम 18,500 विदेशी लड़ाकों की भर्ती करना चाहता है। ये 27,000 विदेशी नागरिकों में शामिल होंगे जो 130 देशों से हैं और रूस के हमले के बाद युद्ध में लड़ चुके हैं। ये हताशा है जो भर्ती रणनीति के रूप में दिखाई जा रही है। पुतिन रूस की अगली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए विदेशी लड़ाकों और शराबियों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी भगोड़ों को रोक नहीं पाता। अगर कुछ है तो यह समस्या रूस के लिए और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। एक छात्र जिसे सिर्फ इसलिए लड़ने के लिए भर्ती किया गया है ताकि विश्वविद्यालय अपनी कोटा पूरी कर सके, वह यूक्रेन में रुकना नहीं चाहेगा। शराबी जिसे भर्ती का पता नहीं और विदेशी लड़ाका जिसे रूस ने यूक्रेन लाने के लिए झूठ बोला, दोनों नहीं रुकेंगे। मनोरथ लगातार गिरता रहेगा। हजारों और रूसी सैनिक बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। हमें शक है कि रूस की जेल प्रणाली में नए भगोड़ों की आमद देखने को मिलेगी जो सिस्टम को इस तरह से इस्तेमाल कर लेंगे कि वे मोर्चे पर बिताए गए समय के बदले जेल की सलाखों के पीछे सालों बिता सके। जो कम भाग्यशाली है
वे भागते रहेंगे। रूस 2026 में पुतिन की यूक्रेन महत्वाकांक्षा के कारण पहले ही विनाशकारी स्थिति में है। ऐसे में और भगोड़ों से रूसी सेना के लिए अराजकता और विनाश बढ़ सकता है। पुतिन साफ तौर पर अपने लोगों को खो रहे हैं। अब उनके पास पुतिन के लिए लड़ने की इच्छा नहीं बची है, जो उनकी तथाकथित विशेष सैन्य कार्रवाई के लिए एक समस्या है। रूस के नेता यूक्रेन पर ध्यान देने से देश के अन्य हिस्सों में हार रहे हैं। रूस के सुदूर पूर्व में जनसंख्या की समस्या के कारण चीन और उत्तर कोरिया वहां अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। सैनिक मर रहे हैं और पश्चिम भाग रहे हैं। रूस अपने पूर्वी हिस्से में प्रभाव खो रहा है। हमारे वीडियो में और जानें और याद रखें कि द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप रूसी सेना के पतन का वह विश्लेषण देख सके जिसके बारे में मुख्य धारा की मीडिया बात नहीं कर रही है। और देखने के लिए धन्यवाद।